हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड, योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो बहुत मोस्ट अवेटेड वीडियो होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8 की सोशल साइंस का आपका एक प्रैक्टिस पेपर, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का ऐसा वैसा नहीं है। एंड यहाँ पे लिखा जरूर है मिड टर्म, बट विश्वास मानो इसके अंदर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 7 तक के कहीं के भी क्वेश्चन आ रखे हैं। चैप्टर 5 भी है, इसमें 6 भी है, इसमें 7 भी है, इसमें 2 भी है, इसमें 3 भी है, इसमें 4 भी है। मतलब सारे ही चैप्टर्स 1 to 7 चैप्टर्स सबके इसके अंदर क्वेश्चंस आ रखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। 60 मार्क्स का आपका 2.5 घंटे का पेपर ये होने वाला है, जिसको हम लोग यहाँ पे मैंने सारे आंसर्स आप लोगों के लिए विजुअली भी यहाँ पर सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रखा है। ठीक है जी, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मिड टर्म सोच के हटना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 to 7 सारे ही आ रखे हैं। ठीक है जी, बट पहले प्लीज एक बार चैप्टर्स को समझना। चैप्टर्स आपको आने चाहिए, तभी आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर्स कर पाओगे। ठीक है जी, तो चलो अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे हम लोग। सेक्शन ए का मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नंबर 1 आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 या 6 कहीं से भी हो सकता है। ठीक है जी, आप इसलिए मैं कह रही हूँ कि कहीं से भी क्वेश्चन आ रखे हैं, सो नॉट टू स्किप द वीडियो कंसिडरिंग यस ये मिड टर्म है, हमारा तो हो चुका है तो हम क्यों देखें, ये नहीं सोचना। चलो आते देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं आखिर सोल क्या, हर्ट एंड सोल, कि सोल कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आत्मा कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, किसे हम कहते हैं। फर्स्ट यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, या फिर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नाउ मैं यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ कि आपको आंसर बता दिया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गई, नहीं। आपको पता होना चाहिए क्या पूछ रहे हैं, हर एक एग्जाम में क्या क्या हो सकता है, हर एक पॉइंट का मतलब क्या है। देखो हमने कहा आत्मा कौन है संविधान की हमारे। अब आपको संविधान के बारे में आई होप आपको सारे ही पॉइंट्स मेरी वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। आखिर संविधान क्या होता है, कब से बनना शुरू हुआ था, क्या हुआ था। तो आपको पता है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने देखा था कि दिसंबर 1946 से वो बनना शुरू हुआ था। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को। जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस को देखा उनको सब चीजें पता होंगी, और नोट्स में मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा था। और ये बनता है हमारा 26 नवंबर 1949 तक ये बन के तैयार हो जाता है। लेकिन जो इसका इन्फोर्समेंट करते हैं हम, वो 2 महीने बाद करते हैं, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम आपका रिपब्लिक डे हमारा सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे संविधान को बनने में वैसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये बेसिक चीजें आपको संविधान के बारे में पता होनी चाहिए। हमारे संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि मौलिक अधिकार, ऐसे अधिकार जिनका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है। अगर इनका उल्लंघन हुआ, अगर इनका वायलेशन हुआ, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। दूसरी बात, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एक सर्टेन एज पे पहुंचने के बाद सबके पास, अडल्ट हो गए वो बंदा, ठीक है। अब यूनिवर्सल यानी कि सबके पास सफरेज यानी कि राइट टू वोट, कि सबके पास वोट करने का अधिकार आ जाता है, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे इंडिया में क्या एज है बच्चा आपकी, 18+18। अगर कोई बच्चा हो गया है तो उसके पास वोट करने का अधिकार है। नाउ थर्ड यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब होता है ऐसे प्रिंसिपल्स, बेसिकली ऐसे प्रावधान, जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अगर लॉ बना रही है, कोई पॉलिसी बना रही है, तो वो इन प्रिंसिपल्स का, इन प्रावधानों को ध्यान में रखकर डायरेक्शन के रूप में इनको डायरेक्शन प्रोवाइड करे और उनको ध्यान में रखकर ही कोई ना कोई लॉ बनाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है, बहुत अलग अलग बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बट एक प्रिंसिपल मान लो उसके अंदर से आपका होता है कि हमें इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रिंक्स वगैरह हमें वो फॉलो करना है, यानी कि हमें ड्रिंक्स वगैरह को कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है जी। एक होता है हमें गाय को नहीं मारना है, हमें स्लॉटर नहीं करना है काउस का। इस तरह से हमारे पास कुछ प्रावधान है। अब अगर गवर्नमेंट कभी भी कोई काम करे तो वो ऐसा लॉ ना बनाए जिसके अंदर हम इनका वायलेशन करें। पूरी कोशिश ऐसे करनी चाहिए। हालांकि अगर ना भी हो पाए तो इसके ऊपर आप कोर्ट के पास नहीं पहुंच सकते हो। जो अधिकार आपके पास फंडामेंटल राइट्स के केस में है, वो अधिकार आपको डीपीएसपी के केस में नहीं है। नाउ व्हाट इज डीपीएसपी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इसका पूरा नाम भी होता है। लास्ट हम कह रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है, हमें पता है इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहां पर पार्लियामेंट के पास यानी कि हमारे पास पीएम के पास हमारे ज्यादा अधिकार। ये आपका सब हुआ। अब इसका आंसर क्या होता है बच्चा आपका? इट्स आंसर इज ए, फंडामेंटल राइट्स। तो ये मौलिक अधिकार है हमारे पास। तो ये ऐसे चीजें हैं, ये वो चीजें जो कि हमारे संविधान की आत्मा मानी जाती है। तो ए आपका हुआ फंडामेंटल राइट्स। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
कहते हैं दीपक इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गिविंग अ स्पीच, दीपक कोई स्पीच देने जा रहा था, उसको रोक दिया गया, प्रिवेंट करा गया कि तुम नहीं दोगे स्पीच। टेल मी विच फंडामेंटल राइट ऑफ दीपक इज बीइंग वायलेटेड, अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे दीपक का कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, इसका उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ है। देखो स्पीच है आपका, स्पीच, अब देखो आपके फंडामेंटल राइट्स की जब मैंने बात करी, अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई सा भी चैप्टर हो सकता है। जब मैंने बात करी फंडामेंटल राइट्स की, हमने बोला भैया हमारे पास संविधान है, ये संविधान है, इस संविधान के अंदर हमारे पास बहुत से कुछ अधिकार हैं, बहुत से आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, पता है। हम कहते हैं हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं, हमारे पास 25 पार्ट्स हैं और हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, ये चीज मैंने बोल रखी है। इन 448 आर्टिकल्स में से हमारे पास आर्टिकल नंबर वैसे 12 से लेकर के 35 कहते हैं, जो एक्चुअल पूरा हमारा पार्ट होता है, पार्ट 3, ठीक है। लेकिन वैसे अगर हम आपके फंडामेंटल राइट्स को मान के चले तो हमारे पास अधिकार 14 से लेकर के 32 तक है, हमारे पास क्या होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स वैसे होते हैं, मेन हमारे पास ये वाले होते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस वगैरह भी इन्वॉल्व होती हैं। ये हमारे पास है फंडामेंटल राइट, इसके अंदर हमारे पास 6 अधिकार होते हैं, इसके अंदर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, यानी कि इक्वलिटी का मतलब है कि आपके इक्वल हो सबकी नजर में, इसमें कुछ बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। फिर फ्रीडम का अधिकार है कि आप आजाद हो। तीसरा आपके पास आता है इसके अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप जो रिलीजन चाहो आप उसको अपना सकते हो, आपके पास उसका अधिकार है। फोर्थ आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कि आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करा जाएगा, आपको टॉर्चर नहीं करा जाएगा, वो आता है। फिफ्थ आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि अगर आप माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी का मतलब अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी हो जो कि कम संख्या में है, हिंदू मान लो बहुत ज्यादा संख्या में है, लेकिन मुस्लिम या सिख मान लो बहुत कम संख्या में, तो ये हुए माइनॉरिटी, तो इन लोगों को भी प्रोटेक्शन का अधिकार दिया गया है। एंड लास्ट में हमारे पास आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर आपका किसी अधिकार का वॉल्यूशन होता है तो आप सीधा आपको रेमेडी दी जाती है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ठीक है। ये हमारे पास फंडामेंटल राइट। अब इसमें क्या है, राइट टू फ्रीडम आया था कि आपके पास आजादी है ना, यहाँ पे वो फ्रीडम का जो अधिकार था, जो उसके पास बोलने की आजादी थी, उसका उल्लंघन हुआ है। और बाकी के जो अधिकार थे आर्टिकल 32, आर्टिकल 14 से लेकर के 18, आर्टिकल 24 से 19 to 22, हाँ आर्टिकल 23 और 24, ये अधिकार ये वाले होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे सारे ही आज जो संविधान के अधिकार थे, मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया, और इसका सही आंसर आपका होगा राइट टू फ्रीडम, कि उसका जो बोलने का अधिकार था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ओपिनियन, इसका अधिकार उसे छीना गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेक्युलर, कौन सी कंट्री इनमें से सेक्युलर है। सेक्युलर क्या होता है, एक ऐसी कंट्री जिसका ना तो कोई ऑफिशियल रिलीजन हो, नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि हाँ जी हम इसको मानते हैं, ऐसा ना हो, और वो सारे ही रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करे, ऐसी कंट्री को हम बोलते हैं कि भाई वो जो कंट्री है वो सेक्युलर है। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, कंट्री ए है यहाँ पे, कंट्री बी है, कंट्री सी है और कंट्री डी है। कंट्री ए में कहते हैं ओनली पीपल ऑफ वन रिलीजन हैव द राइट टू वोट। अब देखो मैंने बोला कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और सारे ही रिलीजन्स आपके लिए इक्वल हैं, यानी कि आप किसी को फेवर नहीं कर रहे हो, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई एक ही रिलीजन के लोगों के पास वोट करने का अधिकार है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। कंट्री बी में कहते हैं वन रिलीजन इज एक्सेप्टेड एज द स्टेट रिलीजन, यानी कि आपने एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया, ये भी सेक्युलर नहीं मानी जाएगी कंट्री। थर्ड कंट्री है जहां पे कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ वन रिलीजन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ अनदर रिलीजन। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, एक रिलीजन के जो लोग हैं उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है इस वाले रिलीजन से, यानी कि इसको फेवर करा जा रहा है, तो यहाँ पर भी ये वाला भी नहीं होगा, फेवर भी नहीं करते हम, ऑफिशियल भी नहीं है, और सब इक्वल होने चाहिए। और कंट्री डी में कहते हैं पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स हैव बीन गिवन इक्वल राइट्स, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे ही रिलीजन के लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा डी। समझ में आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कहते हैं अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ी सी गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, क्या गड़बड़ है वो बताती हूँ, एक सेकंड रुको, पहली बार जरा चेक कर लूं। हाँ ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो कहीं मैं आ रही हूँ नहीं आ रही। ओके कहते हैं व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास, आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था ये कब पास हुआ था। अब देखो मैं इसमें आपको एक चीज बताऊं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट थे बेसिकली ये आपके ब्रिटिशर्स के टाइम पे रहे हैं। किसके टाइम पे रहे बच्चा, ये आपके रहे बेटा ब्रिटिशर्स के टाइम पे। इस टाइम पे वैसे तो आपके 3 जो गवर्नमेंट के एक्ट थे वो आए थे, एक था 1858 का,
एक था 1919 का और एक बहुत मेजर था, वो था 1935 का। इस तरह से 3 एक्ट आए। अब देखो इन तीनों में से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। एक आपका मुझे लग रहा है कि या तो 1885 की जगह इन्हें शायद से यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, कुछ हो गया है, तो यहाँ पे 1858 होना चाहिए था। अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर ये वाला होगा। लेकिन अगर ये 85 ही है तो यहाँ पे एक इंडियन काउंसिल एक्ट भी आया था 1909 का, जिसको हम थोड़ा सा कह देते हैं कि हाँ ये भी शायद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही था। तो शायद से यहाँ पे इसका आंसर ये वाला हो सकता है, क्योंकि अगर यही वाला ऑप्शन यही वाला ऑप्शन है तो उसमें से फिर आपका आंसर बी वाला ही होगा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। समझ में आया जी? इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी 1909। ठीक है जी, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दे रखी है, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। आपको दोनों स्टेटमेंट्स पढ़नी है और आपको सही ऑप्शन चुनना है, वो बताना है क्या है आप सही ऑप्शन। देखो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे कहा गया कि जो वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। नाउ मैंने आपको ये चीजें देखो यहाँ पे सबके आंसर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीजें यहाँ पर मैंने मेंशन करी हुई है। हमने कहा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि आखिर रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है, अच्छा पहली बात तो यहाँ पे रिसोर्स ही क्या होता है आई होप पता होगा। रिसोर्स का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो किसी भी तरीके से किसी भी ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करे। तो सेटिस्फैक्शन आ गया यहाँ पे ह्यूमन नीड का, प्रोवाइडेड कि वो जो है आपकी बुक में थी ये चीजें, प्रोवाइडेड कि वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी उस तक पहुंच सके। सेकंड, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि जो सोसाइटी है वो उसको एक्सेप्ट करे। थर्ड, वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, यानी कि प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ये बातें थी। अच्छा, रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? ऐसा रिसोर्स जो अगर बहुत जल्द अगर खत्म भी हो गया है वो जल्दी से रिन्यू हो सके। अगर उसको रिप्लेनिश होने में, अगर उसको दोबारा से बनने में कम टाइम लग रहा है, फटाफट से बन जा रहा है, तो वो आपका है रिन्यूएबल, बहुत जल्दी रिन्यू हो गया। लेकिन अगर उसे बनने में हजारों लाखों साल लग रहे हैं तो वो आपका है नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि उसको दोबारा से बनने में, उसको रिप्लेनिश होने में हजारों लाखों साल लग गए। उसे हम बोलेंगे क्या आपका नॉन रिन्यूएबल। समझ में ये वाली बात। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है? हाँ जी, वाटर आप वैसे देखोगे तो हाँ जी बिल्कुल पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बिकॉज हमने देखा है कि हमारे एनवायरमेंट के अंदर जो पानी आता है वो वाटर साइकिल के थ्रू आपका बार बार रिप्लेनिश भी होता रहता है। पता है हमें ये चीज, पानी भाप बन के ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स का रूप लेगा, इवेपोरेशन हो गया, पहले पता है चीजें, ऊपर गया पानी ठंडा हो गया, कंडेंसेशन हो गया, फिर उसके बाद जो है वो बादल का रूप ले लेगा, वो भर जाएगा, काफी ड्रॉपलेट्स काफी भर जाएंगी, उसके बाद वो प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल के रूप में वो नीचे दोबारा से आ जाएगा। तो हम आपको पता है इस तरीके जो वाटर साइकिल जो ये फॉर्म होती है, यहाँ पर पहले होगा इवेपोरेशन, फिर होगा कंडेंसेशन, फिर होगा प्रेसिपिटेशन, और यहाँ पे दोबारा से पानी आ जाएगा। तो पानी क्या हुआ, नेचुरली बार बार बनता रहेगा। तो रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, बार बार जल्दी से हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ है सेलाइन, कि जो मोस्टली जो पानी है हमारे अर्थ पे वो नमक का पानी है, वो नमकीन पानी है। क्या ये चीज सच है? हाँ जी बेटा, ये चीज तो बिल्कुल सच है आपकी। आपको ये चीज पता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि 90% जो हमारा 97% जो हमारे यहाँ पानी आपको दिख रहा है वो हमारा होता है सेलाइन पानी, वो हमारा आपका नमक का पानी होता है। रिमेनिंग बचता है सिर्फ 2.5 समथिंग % जो कि हमारा ऐसा पानी हो, सॉरी एक सेकेंड, जो कि हमारा ऐसा पानी होता है जो कि हम फ्रेश वाटर है, हम उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आया जी? तो वो वाली बात यहाँ पर कही हुई है। ठीक है जी, आप यहाँ पे देखो कौन सा आंसर सही होगा। कहते हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ कह रहे हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नहीं, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड गलत है। नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। नहीं, इसका आंसर होगा 1। क्या पे दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है कि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स भी है और पानी जो अर्थ पे मोस्टली पानी वो नमक का पानी है, सलाइन वाटर है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 पे आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच बताना है इसके अंदर से। एक आपका है प्राइमरी एक्टिविटी फिशिंग होती है, या प्राइमरी एक्टिविटी बैंकिंग होती है, या प्राइमरी एक्टिविटी इंश्योरेंस होती है, या प्राइमरी एक्टिविटी ट्रेड होती है। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए आखिर प्राइमरी एक्टिविटी होती क्या है। देखो हमारे इकोनॉमी में बेसिकली 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती है। एक होती है बच्चा आपकी प्राइमरी एक्टिविटी, एक होती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी, एक होती है आपके पास यहाँ पे आपकी टर्शरी एक्टिविटी। ठीक है जी, प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप नेचर के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो।
आपने नेचर का इस्तेमाल करा, तब आपने कोई सामान प्रोड्यूस करा, कोई गुड आपने प्रोड्यूस करा। फिशिंग हो सकता है, आपने नेचर के पानी का इस्तेमाल करा। एग्रीकल्चर हो सकता है, बिकॉज आपने लैंड जो है, जो नेचर के द्वारा दिया गया, आपने उसका इस्तेमाल करके अपने गुड्स को प्रोड्यूस करा, आपने क्रॉप को कल्टीवेशन करा, हो गया, प्राइमरी हो गया। सेकंड आएगा इसका सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी बच्चा आपकी वो एक्टिविटीज होती है जिसमें आपने जो आपका जो प्राइमरी गुड था ना, फॉर सपोज वो आपका कॉटन था, आपने कॉटन को ग्रो करा फसल में, आपने फसल उसकी बोई, एग्रीकल्चर करा, तो कॉटन जो होगा बच्चा आपका, क्योंकि वो अभी कच्चा माल है, तो यहाँ पर जो कॉटन होगा ना, वो कॉटन आपका है बच्चा यहाँ पे क्या प्राइमरी गुड है, क्योंकि आपने उसको नेचर का रिसोर्स, नेचर का इस्तेमाल करके आपने उसको प्रोड्यूस करा है। लेकिन जब आप इस कॉटन को आप मशीन में डालोगे, आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, आप प्रोसेसिंग करोगे और आप इससे क्लोथ बना लोगे, आप कपड़ा बना लोगे, तो यही जो क्लोथ होगा ये आपका आएगा सेकेंडरी गुड में, क्योंकि अब आपने इसको प्रोडक्शन करके, आपने इसको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। यानी कि जब हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स के द्वारा जो गुड आया है, जो प्राइमरी गुड है, जब मैं उसकी प्रोसेसिंग कराती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कराती हूँ, तो वो जो वर्ल्ड प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, जो इसे हम बोलते हैं क्या आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। एंड टर्शरी का मतलब आपका होता है जो थर्ड लेवल की एक्टिविटी होती है, ये बेसिकली कोई गुड प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्ट जैसे कि कम्युनिकेशन, टीचिंग, लॉयर, डॉक्टर, ये जो कुछ चीजें होती है, बिकॉज हम आपको कोई गुड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम कोई गुड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने गुड्स का प्रोडक्शन करा इन दोनों में, लेकिन यहाँ पे क्या है, सर्विसेज की बात यहाँ पर करी जा रही है। ठीक है जी। इस वाले सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को हम लोग कई बार एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, माइनिंग सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी वाले में क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, और टर्शरी सेक्टर को कई बार हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर बोला गया प्राइमरी एक्टिविटी में, यहाँ पर आई है फिशिंग, तो यहाँ पे हमने क्या करा, नेचर के रिसोर्स का इस्तेमाल करा है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्राइमरी एक्टिविटी में यहाँ पे आई है बैंकिंग या इंश्योरेंस या ट्रेड, ये तीनों ही पता है, ये तीनों ही आपकी आएंगी टर्शरी एक्टिविटी, यानी कि जो थर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी उसके अंदर ये आती है टर्शरी, बिकॉज यहाँ पे हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। समझ में आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लीडिंग इन राइस प्रोडक्शन, कौन सी कंट्री है जो कि चावल के प्रोडक्शन में बहुत लीडिंग है, सबसे मेजर प्रोडक्शन करती है। चाइना, ब्राजील, जापान, इंडिया। इसका आंसर बेटा आपका होगा चाइना। क्या आंसर होगा इसका बच्चा आपका होगा चाइना, बिकॉज सबसे पहले जो चावल का प्रोडक्शन करती है कंट्री वो है चाइना। चाइना के बाद आपकी आती है बच्चा इंडिया, सॉरी आप ऐसे कर लो, चाइना के बाद है इंडिया, इंडिया के बाद आएगी आपकी बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आपकी आएगी इंडोनेशिया, मलेशिया, जो बाकी साउथ ईस्ट कंट्रीज है वो वाली। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा आपका, हुआ यहाँ पर चाइना। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। तंजानिया इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट, तंजानिया कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये तंजानिया है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट बच्चा यू हैव, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स बच्चा, कितने कॉन्टिनेंट्स है हमारे पास है 7 कॉन्टिनेंट्स। हाउ मेनी ओशियंस बच्चा यू हैव, हमारे पास ओशियंस कितने बच्चा, हमारे पास है 5 ओशियंस। आप कॉन्टिनेंट्स कैसे याद करोगे, अगर वैसे याद हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन अगर नहीं होते तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अगर आपको ओशियंस नहीं याद हो, सॉरी, अगर आपको ओशियंस नहीं याद होते हैं तो ओशियंस भी आप ऐसे करके, जैसे मैं बता रही हूँ, आप वैसे, अगर वैसे याद होते हैं नॉर्मल नाम से तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पाते तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। क्या है ये आंसा इया, क्या है ये मैम, क्या लिख दिया आपने, आंसा पांसा, किसका क्या आंसा, देखो ए से आपको होता है बच्चा एशिया, ए से क्या आपका है एशिया, जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये आपके अरेंज कर रखे हैं मैंने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से यहाँ पर है ये, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आपका आएगा अफ्रीका, एशिया के बाद आपका आता है अफ्रीका, एन से आपका आएगा बच्चा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। एस से आपका आएगा बच्चा साउथ अमेरिका, ए से यहाँ पर ये वाला जो ए है इससे आपका आएगा एंटार्क्टिका, जो सबसे नीचे होता है ना बेटा आपका, जो ढका होता है बर्फ से, एंटार्क्टिका। फिर ई से आपका यहाँ पे आएगा यूरोप, और ए से आपका यहाँ पे आएगा ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से सीक्वेंस है वो चलता है आपके कॉन्टिनेंट्स का, 7 कॉन्टिनेंट्स का। 5 ओशियंस है, पैसा, पी से क्या होगा आपका पैसिफिक ओशियन, ए से आपका होगा यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, आई से आपका होगा हमारे देश के नाम पे इंडियन ओशियन, एस से आपका होगा यहाँ पे सदर्न ओशियन, जो अंटार्कटिका से बिल्कुल ऊपर है वाले पार्ट पे है, एंड ए से आपका लास्ट में हो जाएगा आर्कटिक ओशियन, जो कि बिल्कुल ऊपर है। इस तरीके से हमारे पास ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स होते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, यानी कि अफ्रीका, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोर सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। अगर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, अगर बिल्कुल खड़ा स्लोप है, जेंटल नहीं है, अगर काफी खड़ा स्लोप है इस तरीके से। अच्छा, कभी आप लोग वैष्णो देवी माता की गए हो? वैष्णो देवी गए हो? वैष्णो देवी की चढ़ाई जब हम कटौता करते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे भैरव बाबा की चढ़ाई है। अगर आपने कभी सुना हो या कभी देखा हो, कभी किसी से सुना हो, कभी गए होंगे तो पता होगा कि भैरव बाबा की चढ़ाई जो है ना, बहुत खड़ी चढ़ाई बोलते हैं उसको हम, क्योंकि बिल्कुल ऐसे, वैष्णो देवी की चढ़ाई तभी ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से है, लेकिन बाबा की चढ़ाई ऐसे है, आपको ऐसे करके चढ़ना पड़ता है। और उस वाले जगह पे आप सोचो खच्चर वहां पे चलते हैं, कितना मुश्किल होता है, कितना डर लग रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो कहते हैं ऐसे जगह पे सॉइल के इरोजन को रोकने से कौन सा मेथड ज्यादा अच्छे से रोकेगा? वैदिक फार्मिंग मेथड, नॉर्मल जो फार्मिंग मेथड तो होता है वो, कॉन्टोर प्लोइंग यानी कि हमने जिस तरीके से हमने फसल बोई है उस तरीके से हम हल्के हल्के से खुदाई कर दे, वो रोकेगा। प्रोटेक्टर बेल्ट यूजुअली ये हिली एरियाज पे काम आती ही नहीं है। इसका मतलब होता है कि जहां आपने फसल बोई है उसके साइड साइड में आप यहाँ पे ट्रीज वगैरह को प्लांट कर दो, बड़े बड़े ट्रीज लगा दो यहाँ पे साइड में, जिसे हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट, भी हमने वर्ड पढ़ा हुआ है इसके लिए, ये कर दो। तो ये बिल्कुल गलत है, इससे नहीं हो, इससे होगा ही नहीं। लास्ट आपका आएगा बच्चा वहां पे रॉक डैम। रॉक डैम आपके दिखते हैं कुछ ऐसे कि जब आप इस खड़ी चढ़ाई पे यहाँ पे आप डैम सा बना दो पत्थरों से, यहाँ पे इस तरीके से आपने पत्थर से डैम काइंड ऑफ बना दिया। अब यहाँ पे सॉइल जो होगा ना, पानी के थ्रू अगर आगे भी जाना होगा, अगर उसका इरोजन भी होना होगा, तब भी वो रुक जाएगा इन पत्थरों के सहारे। इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो रॉक डैम होता है वो सबसे अच्छे से इसको रोक पाता है सॉइल के इरोजन को स्टीप स्लोप्स पे, ठीक है जी। उसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बच्चा? रॉक डैम। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे आएगा आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। आपको यहाँ पे जो इन सब में सबसे अलग है उसको बताना है। पेट्रोलियम, कोल, सोलर एनर्जी या नेचुरल गैस। अब इसमें कैसे कैसे बताओगे आप? देखो, आपने कभी वर्ड सुना बच्चा फॉसिल फ्यूल? हमने पहले पढ़ा हुआ है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे फ्यूल जो आपके प्लांट्स या एनिमल्स के डिके होने पर बहुत हजारों लाखों साल लगे हैं उनको बनने में, तब वो डिके होकर वो आप हमारे पास फॉसिल फ्यूल के रूप में वो आ गए। जब उनको हम बर्न करेंगे उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। यानी आपके तीन होते हैं, एक होता है कोल, एक होता है पेट्रोलियम और एक होता है नेचुरल गैस, ठीक है। अब ये हो गया तीनों, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस। तो ये जो तीनों होते हैं ना, अच्छा आपने थोड़ी देर पहले एक वर्ड पढ़ा था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जो अगर खत्म हो जाए तो उनको दोबारा बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं। तो ये आपके तीनों के तीनों आपके हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। लेकिन अच्छा जो आपका इकलौता यहाँ पर सोलर एनर्जी है, यानी कि जो सन से मिलने वाली एनर्जी है, ये आपका है यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्स। क्यों है रिन्यूएबल? क्योंकि सोचो अगर सन की एनर्जी आज खत्म हो गई तो सन तो कल भी निकलेगा, सूरज परसों भी निकलेंगे, हम दोबारा इनसे आप हम एनर्जी लेकर सोलर पैनल्स के थ्रू, देखें ना, सोलर पैनल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। दैट मींस ये यहाँ पे सबसे अलग है इन तीनों में से, इसका आंसर होगा सोलर एनर्जी यानी कि सी। 11th पे आते हैं, देखो कहते हैं टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, एजर्शन और रीजन है। आपको दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई है बेसिकली, एक आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। एजर्शन यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि जो जेम्स मिल था उन्होंने डिवाइड करा था इंडिया के हिस्ट्री को तीन कैटेगरीज में, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। ये आप लोगों का ऑलमोस्ट आई थिंक सेकंड चैप्टर में इसका जिक्र हो रखा है, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप वाले चैप्टर में उसका जिक्र है यहाँ पर। जब बच्चों ने कमेंट भी किया था मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था, हाँ जहां तक वही वाला चैप्टर ये है। इसलिए बोल रहा हूँ चैप्टर बहुत सारे डिफरेंट आ रखे हैं, आपको नहीं पता कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए कोई भी प्रैक्टिस पेपर आपने नहीं छोड़ना है। इसके बाद में आप लोग का इंग्लिश का पेपर भी लेकर आऊंगी 2-3 दिन बाद, उसकी वीडियो भी आ जाएगी। फटाफट से आप लोग कमेंट भी कर देना कि आपको ये वाली वीडियो भी अभी तक कैसी लग रही है, कितनी आपको एक्साइटिंग लग रही है, कितनी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, या कहीं आप लोगों को ये वीडियो बोरिंग तो नहीं लग रही कि मैम आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो एक्सेट्रा। कुछ भी ऐसा हो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कॉमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो जेम्स मिल ने क्या किया था, इंडिया की हिस्ट्री को तीन कैटेगरी में डिवाइड तो बिल्कुल किया था, बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक हिंदू में भी किया था, मुस्लिम में भी किया था, लेकिन क्रिश्चियन नहीं किया था, उसने किया था ब्रिटिश के पीरियड में। तो यहाँ पर ये तीन पीरियड थे, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई हमारी। सेकेंड स्टेटमेंट देखो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें ये समझने में कि कॉमन लोग क्या सोच रहे हैं। जब हमने यहाँ पे चैप्टर में आर्कियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, या जब भी हम डिस्कस करते हैं जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो फॉरेन से ट्रेवलर्स आते हैं, हुएनसांग हो गया, शाहजहां हो गया, कोई भी हो गए, तब मैंने कहा था कि जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में तो बताते हैं कि गवर्नमेंट के वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है।
यानी गवर्नमेंट यानी कि जो किंग वगैरह हुआ करते थे, अगर उनकी बात भी करूं, भाई जो किंग वगैरह होते थे वो अपने डॉक्यूमेंट्स में ये बताते थे कि हमने क्या हासिल करा, हमारी कहाँ विक्ट्री हुई, कौन से बैटल में क्या करा, ये सब लोग क्या सोच रहे हैं इससे उन्हें क्या मतलब था, और नहीं वो लोग इसका जिक्र करते थे, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई। बट यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ है, यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट्स को कहीं भी गलत नहीं बताया गया है, लेकिन जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे ऑप्शंस में गड़बड़ है, इसका आंसर यहाँ पे होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 12 पार्ट पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल ऑप्शन। कहते हैं फर्स्ट जो इंग्लिश की फैक्ट्री थी वो 1651 में स्टार्ट हुई थी बेसिकली, एंड वो हुई थी आपकी ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, बच्चा आपका हुगली। कौन सी नदी के किनारे हुई थी, वो हुई थी हुगली नदी के किनारे। ठीक है जी, इन वेस्ट बंगाल। तो वहां पे फर्स्ट जो नदी थी वो सेटअप हुई थी, सॉरी आपकी जो फर्स्ट इंग्लिश की फैक्ट्री थी वो 1651 में यहाँ पे सेटअप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं इन विच ईयर डिड सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। अब देखो ये आपका चैप्टर है जहां पे हमने अलग अलग उनके बारे में पढ़ा है। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये चीजें। हाँ आई थिंक बक्सर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, बक्सर वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, हाँ ओके। बट आप लोगों ने प्लासी के युद्ध के बारे में जरूर पढ़ा है, प्लासी जो कि पालाशी जिसे हम बोलते हैं, मैंने बता रखा है पहले भी वीडियो के दौरान बताया था जब हमने पढ़ा था ये चैप्टर। पालाशी जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में उन्होंने इसका नाम दिया था प्लासी। ये आपका कब था, ये आपका 1757 में आपका युद्ध हुआ था, ये जो किस किस के बीच में हुआ था, मीर जफर के बीच में हुआ था, और जो कि आपका नवाब था बंगाल का, मतलब बेसिकली वो था उसको बनाने जिसने धोखा दिया था, बेसिकली मीर जफर ने धोखा दिया था। बेसिकली यहाँ पे हुआ किसके था बीच में था, ये सिराजुद्दौला और जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ाई कर रहे थे, क्या नाम था उसका, रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। ठीक है जी। अच्छा, आप देखो कहते हैं नवाब कब बना आखिर बंगाल का, बच्चा आपका ये नवाब बना 1756 में। कब बना था ये नवाब आपका, 1756 में। उसके एक साल बाद ही इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया था, इसको हटाने के लिए मीर जफर ने जो है क्या किया था, मीर जफर ने बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव ने जो कि ब्रिटिशर्स की तरफ से था, इन इसने इसके साथ मिलकर, मीर जफर के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को उस नवाब की कुर्सी से हटाने के लिए पूरा षड्यंत्र किया था, पूरी कॉन्स्पिरेसी करी थी। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे देखो कहते हैं द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट विच एग्रीकल्चर। कि आखिर आपका जो है चंपारण का मूवमेंट था, जो चंपारण का युद्ध हुआ था, आंदोलन हुआ था बेसिकली, वो किस के अगेंस्ट हुआ था, किसकी खेती करने के लिए उसको मना करा गया था। देखो चंपारण कब हुआ आपका, 1916 टू 17 के बीच में, इस टाइम पर ये हुआ था, और ये किसने किया था, गांधी जी ने ये किया था। आई होप आपको ये चीजें सब पता होंगी। और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि वीडियो छोड़ ही मत देना बस, क्योंकि बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आप लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हो। चंपारण जो था बेसिकली वो आपका था बच्चा इंडिगो की खेती के खिलाफ, यानी कि नील की खेती के खिलाफ। नील की खेती का मतलब होता है इंडिगो की खेती, जो आपके घर में डाई होती है ना, मम्मी यूज करती हैं बेसिकली कपड़ों को व्हाइट कपड़ों पे लगाती है, नील लगाती है, उसकी खेती करने के लिए यहाँ पर चंपारण मूवमेंट करा गया था कि भैया अगेंस्ट है, कि लोग बाग जो फार्मर्स वगैरह थे वो मना कर रहे थे इंडिया के कि हम नील को ग्रो नहीं करेंगे, हम इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। और वो मना क्यों कर रहे थे, बिकॉज अगर उन्होंने अपने लैंड पर एक बार अगर नील ग्रो कर लिया, उसकी फसल बो दी, तो उनका लैंड जो बिल्कुल वो खराब हो जाता था, उसके बाद वो उसमें ढंग से कोई भी फसल ग्रो नहीं कर सकते थे, इसलिए वो लोग मना करते थे। 15 देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड शेर ई मैसूर। कौन था जिसको शेर ई मैसूर कहते थे। बेसिकली आपका यहाँ पे टीपू सुल्तान थे, जिन्हें हम मैसूर यानी कर्नाटक के आपका शेर ई मैसूर भी कहा करते थे। तो ये आपके हुए सारे के सारे आपके क्या वो बेसिकली आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। अब जरा आप लोग मुझे बस 1 मिनट दो, ताकि मैं जरा ये लगा लूं, अब को लैपटॉप को चार्जिंग पर लगा दूं, अदरवाइज परसों की तरह हमारी ये वाली वीडियो या तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, या मुझे उसको अरेंज करना पड़ेगा, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बस आप 1 मिनट दो, ताकि मैं इसको चार्जिंग पे लगा के अभी आई। यस, ठीक है, बस ये करना था, कुछ भी नहीं किया था।
अदरवाइज कि कभी भी इसकी जो बैटरी है वो जा सकती थी, विच आई डोंट वांट। ओके, लेट मी चेक इफ आई एम इन द मिडल। ठीक है, ओके। अब पता है बहुत से बच्चे कहते हैं मैम आप बोर्ड ले लो ताकि और अच्छी वीडियोस आ सके। बिल्कुल लूंगी, बस आप लोग ऐसे अपने आशीर्वाद बनाए रखो ताकि थोड़ा सा मैं इन्वेस्ट कर सकूं बोर्ड वगैरह में। तो ठीक है, जैसे आप लोग का प्यार रहेगा वैसे आता रहेगा सब कुछ। चलो अब देखो नेक्स्ट में आएंगे बच्चे आपका यहाँ पे सेक्शन नंबर बी। बी का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 नंबर के आपको इसमें आंसर लिखने हैं। आपके पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए, लेकिन आपको इन 2 क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास चॉइस भी गिवन है। अब देखो कहते हैं व्हाट वर, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आएगा, इसका ए पार्ट है। व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। द प्लेस इज कॉल्ड सेरिंगापट्टनम, बट यहाँ पे लिखा है श्रीरंगापट्टनम। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह है। ऑल्दो सच बताऊं तो आपका ये चैप्टर में ही कहीं नहीं है, इसका नाम आपकी बुक में ही कहीं नहीं है, इसलिए लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इसलिए बोल रही हूँ बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। बिकॉज अब की बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की वजह से जो चेंजेस हुए हैं ना 2020 के बाद से, लॉकडाउन तो लगा हुआ था, अब जो यहाँ पर आपके सामने चेंजेस निकल निकल कर आ रहे हैं ना, उससे आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल को, आपके इंटेलेक्चुअल ब्रेन लेवल को चेक करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज बी अवेयर। ठीक है जी। अब देखो कहते हैं श्रीरंगापट्टनम के बेसिकली क्या था। अब देखो आपको पहले मैं उसका हल्का से एक बार कॉन्टेक्स्ट दूंगी कि ये क्या चल रहा है। कहते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये क्या है, एंग्लो यानी कि इंग्लिश और मैसूर यानी कि कर्नाटक, इन दोनों के जो रूलर्स वगैरह थे, जो किंग वगैरह थे, उनके बीच में 4 वॉर हुए थे कि आखिर किसकी पावर इंडिया में बनी रहेगी इसके लिए। 1799 में हुआ था, जो फोर्थ वाला हुआ था, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी और मैंने बोला टीपू सुल्तान जो कि मैसूर यानी कर्नाटक के उस टाइम के रूलर थे, उनके बीच में हुए थे ये वॉर। अच्छा जी, कहते हैं टीपू सुल्तान ने, क्योंकि उसने मना किया था उन्होंने कि भैया मैं तो ब्रिटिशर्स तुम्हारे कंट्रोल को नहीं एक्सेप्ट करूंगा अपने टेरिटरी में, तो तुम यहाँ पर कर्नाटक वाला एरिया याद रखना कि भाई तुम यहाँ पे आ सको और आके यहाँ पे राज कर सको, मैं तो मना करूंगा। बहुत सारे बैटल हुए और जो फोर्थ वाला हुआ था वो बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल फाइनल बैटल था, जो कि हुआ था श्रीरंगापट्टनम, जो कि उनकी कैपिटल थी, वहां पर करा गया था। एक्चुअल नेम क्या था, सेरिंगापट्टनम। अच्छा अब देखो इसके रिजल्ट्स क्या रहे, इसका क्या रिजल्ट आया, क्या हुआ इससे। बिल्कुल हार गए हमारे टीपू सुल्तान जी, उसमें मार गए, बेसिकली मार दिए गए वो, जिससे प्रॉपरली यहाँ पर क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने श्रीरंगापट्टनम को कैप्चर कर लिया था और मैसूर की टेरिटरीज में अपना राज जमा लिया था। अच्छा मैसूर की बेसिकली एक डायनेस्टी थी, वंशज जिसे हम कहते हैं, पापा के बाद बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, इस तरीके से, इसका नाम था वोदियार डायनेस्टी। वो यहाँ पे राज कर रही थी बहुत समय से, मैसूर वाले उसमें, हैदर अली या टीपू सुल्तान से पहले। और जो कि जब टीपू सुल्तान को मार दिया गया ना इनको, तब ब्रिटिशर्स ने दोबारा से वोदियार डायनेस्टी रिस्टोर कर दी। लेकिन अब ये कहा कि बैठोगे तुम एज किंग, तो मैसूर वाले, लेकिन कंट्रोल किसका चलेगा, हम ब्रिटिशर्स वालों का, ये वाली चीज थी। एंड जिससे जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत पावरफुल पावर के रूप में आए थे हमारे साउथ इंडिया पार्ट में भी। ये आपका आंसर हुआ, लेकिन क्योंकि हमें बच्चा आंसर आपका लिखना अकॉर्डिंग टू एग्जाम 2 नंबर का हमें आंसर लिखना है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे कि क्या हुआ था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो सॉरी यहाँ पे ये वही कह रही है क्या है, जो आपका ये हुआ था, इसमें क्या हुआ था, जो श्रीरंगापट्टनम का बैटल हुआ था, टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी बेसिकली इसके अंदर, और मैसूर का रेसिस्टेंस यानी कि जो मैसूर जो रोक रहा था ना ब्रिटिश को, उसका एंड हो गया, अब वो नहीं रोक पाए और ब्रिटिशर्स ने जो है मैसूर के बहुत सारे पार्ट्स अपने अंडर कर लिए थे। वोदियार डायनेस्टी को दोबारा से इंस्टॉल कर दिया गया था, लेकिन ये कहकर कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ये रहेगा, ये वाली बात मैंने बोली। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया बी पार्ट इसका, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये क्या है, एंग्लो वही यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पर ये मराठास, तो यहाँ पे इंग्लिश का बेसिकली काम क्या हो गया था ना कि अभी इंग्लिश मैसूर से भी लड़ रहे हैं, इंग्लिश आपके मराठास से भी लड़ रहे हैं, इंग्लिश आपके सिख से भी लड़ेंगे, इंग्लिश सबसे लड़ रहे हैं कि अपनी बेसिकली कि कैसे मैं अपने आप को स्टैब्लिश करूं अलग अलग रीजन्स में। ये आपके बिल्कुल चैप्टर का ही पार्ट है, आपके चैप्टर नंबर 3 से एक क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन, आपका पैराग्राफ है नीचे, कौन सा पेज पे मुझे वो नहीं याद, लेकिन आप नीचे की तरफ लिखा हुआ है आपका। अच्छा कहते हैं ब्रिटिश, नब इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश ने कंप्लीटली मराठास को भी हरा दिया थर्ड वाले वॉर में। इस टाइम पे आपको पता है मराठास में चलता था पेशवा, जो कि हम प्राइम मिनिस्टर वगैरह कहते हैं आज के टाइम का, जो मेन रोल प्ले था उनका बेसिकली। तो कहते हैं पेशवा थे बाजीराव टू, जिनको हटा दिया गया था और उनको पेंशन वगैरह का, हम तुमको पेंशन देंगे, पैसा देंगे, लेकिन तुम जो है भैया अब यहाँ से हट जाओ।
और जो पोजीशन थी पेशवा की उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया कि अब यहाँ पे कोई पेशवा, कोई पेशवाशिप, कोई यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी यहाँ पे नहीं रहेगा। और मराठास की टेरिटरीज जो थी मेनली वो ब्रिटिशर्स ने ले ली थी, उनका एम्पायर कर दिया था खत्म। तो ब्रिटिश की सुप्रीमेसी यहाँ पर भी स्टैब्लिश हो गई थी। एग्जाम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हम बोलेंगे भैया इट एंडेड विद द कंप्लीट डिफीट ऑफ द मराठास। मराठास जो है कंप्लीटली हार चुके थे इस टाइम पे। पेशवाशिप जो थी वो उसको अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया था। और जो मोस्टली मराठास की जो महाराष्ट्र वाला पार्ट था उसकी टेरिटरीज जो है ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले ली थी और सुप्रीम कंट्रोल जो उनका साउथ इंडिया के अंदर हो गया था। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस करा है। देखो यहाँ पर क्या है, ये भी आपके अलग अलग चैप्टर्स का पार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो आपको वही चीज मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, नो डिस्कशन, मतलब हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो देखो जुडिशरी आपका एज सच एक्सप्लिसिटली चैप्टर नंबर 5 और 6 में ही था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन वगैरह मैंने बोला आ रखा है। चैप्टर 2 भी हमने देखा आ चुका, चैप्टर 3 भी हमने देखा वो भी आ चुका। कॉलोनियल एरा बिकॉज ब्रिटिशर्स का जिक्र हुआ है तो वो चैप्टर भी आ चुका है। चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज वाला पार्ट वो भी आ चुका है, सब चैप्टर्स तो आ चुके हैं। फैक्टर्स वाले क्वेश्चन से एक्टिविटीज वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो सारे ही चैप्टर जो है यहाँ पर वो कवर अप हो चुके हैं। इसलिए वीडियो तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक ही देखना। अच्छा, आप देखो कहने भैया मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के 2 फंक्शंस आपको बताने हैं। जुडिशरी यानी कि आपको पता है गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं बच्चा। एक आपका होता है बेटा लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाते हैं, एक आपका होता है एग्जीक्यूटिव जो कि उन लॉस को इंप्लीमेंट करते हैं, एंड एक आपका होता है जुडिशरी यानी कि जो जजेस होते हैं जो कि न्याय देते हैं। इसके अंदर सबसे नीचे आपके होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर आपके होते हैं हाई कोर्ट, उसके ऊपर आपका होता है सुप्रीम कोर्ट। आपको इनके फंक्शन बताने हैं। कहते हैं फंक्शंस का क्या काम करते हैं ये, डिस्प्यूट्स यानी कि जो लड़ाइयां होती है इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में लड़ाइयां होती है, या तो ये दो लड़ रहे हैं आपस में या फिर ये और गवर्नमेंट लड़ रही है आपस में, इनके बीच की लड़ाई को डिस्प्यूट को सेटल करने का काम कौन कर रहा है, जुडिशरी करता है। फिर आपके सामने बोला फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर के अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने जिक्र किया था फंडामेंटल राइट्स का, मैंने कहा था अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। वो वाला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम जो है हमारे इन राइट्स के वॉल्यूशन के लिए हम जो है जुडिशरी के पास हम लोग जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आएगा, मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आपको फीचर्स बताने हैं। यार फिर से प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं क्यों हो रहा है बार बार, एक सेकेंड। आई थिंक अब आ गया, ठीक है। क्या हो रहा है भाई तेरे को, क्यों हो रहा है तेरे को ऐसा कुछ? Just a second, I'm really sorry for these inconvenience kind of things, but मुझे खुद भी नहीं पता ये क्या हो रहा है। आई होप ये अब ठीक रहे, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हुआ लगेगी तो आई हैड टू कम। चलो अब देखो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आपको बताने हैं भैया फीचर्स। अब क्या क्या होंगे वो, फर्स्ट आपका यहाँ पे होगा फेडरल स्ट्रक्चर। आपको पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पावर है वो किसी एक गवर्नमेंट के पास नहीं है, ना सेंटर के पास है मोदी जी के पास और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ना कि रेखा गुप्ता जी के पास। सबके पास अपनी अपनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपने अपने अकॉर्डिंग पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा हुआ है। अरे यार वाई वाई दिस इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, क्यों हो रहा है बार बार, इससे कनेक्ट क्यों हो रहा है? नॉट गेटिंग, इस रिचार्ज से प्रॉब्लम ही हो रही है। ठीक है, एक यहाँ पे ये होगा। ऑल्सो हमने कहा भैया हमारे संविधान ही है हमारा जो कि इन सब अधिकारों का प्रोटेक्शन भी करता है। ये हम बोलते हैं कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को गारंटी करता है वो हमारा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन जो हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ गारंटी करते हैं फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि इनका वायलेशन तो जो है वो
नहीं हो सकता है। ये वाला पॉइंट हुआ। फिर यहाँ पे इसी का बी पार्ट यहाँ पूछते हैं, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि आखिर ये जो सबके पास वोट करने का अधिकार दिया गया है, इसकी जरूरत क्या थी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जाहिर सी बात है, सबके पास वोट करने का अधिकार होगा तभी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। अगर आप किसी एक सर्टेन रिलीजन को, जेंडर को, कास्ट को मना करोगे कि आप वोट नहीं कर सकते हो, तो आखिर यहाँ पर लोगों का रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, यहाँ ये डेमोक्रेसी कैसे हुई, आप नहीं कह पाओगे ना। यहाँ आप सबकी, क्योंकि सुन ही नहीं रहे हो, सबकी ओपिनियन को वैल्यू करा ही नहीं जा रहा है, वो चीज कैसे हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि सबको इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, डेमोक्रेसी को फेयर दिखाने के लिए कि सब कुछ बिल्कुल फेयर है, उसको बनाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव, जहां पे सब लोग अपना एक पर्सन का चुनाव कर सके कि कौन चाहते हैं वो, कि वो उनके बिहाफ पे जाकर बोले पार्लियामेंट में। गवर्नमेंट को चूज करने का अधिकार जो है वो हम किसी पर्सन से नहीं छीन सकते, इसलिए हमने बोला है भैया ये जो अधिकार है वो यूनिवर्सल होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड जब भी ये वर्ड आपके पास हमारे सामने आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैं सिर्फ एक चीज कहती हूँ, हमारी डेवलपमेंट इस तरीके से होनी चाहिए जो कि ना तो आज की जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचाए, और साथ साथ आने वाली जो फ्यूचर की जनरेशंस हैं उसके लिए वो रिसोर्स को खत्म ना होने दे, उसके लिए वो बचा के रखे। आप यानी कि पेड़ों को इतना मत काटो डेवलपमेंट के नाम पर कि आगे वाली जनरेशंस के लिए वो बचा ही ना रहे। इसे हम बोलते हैं आपका क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल बैलेंस वे में उसको यूज करना कि आगे के जनरेशंस के लिए भी वो बचा रहे, आज का भी इन्वायरमेंट नुकसान ना हो। नेक्स्ट देखो आपके हम आएंगे यहाँ पे बच्चा आपके शॉर्ट आंसर टाइप सी पे क्वेश्चंस पे आएंगे, सेक्शन नंबर सी पे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आएगा, सजेस्ट एनी टू मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। आखिर हम एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं आपको बताने। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन था ये 3 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक ये इसमें से एक इसमें से, चॉइस यहाँ पे दे रखी थी। और बेसिकली यहाँ पे क्या है, 2 मेजर्स बोले लेकिन नंबर यहाँ पे 3 नंबर का है, तो मैं 3 ही यहाँ पर मैं लिखे हुए हैं। इसलिए पहली बात हम यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं एग्रीकल्चर के, पहली बात हम यहाँ पे कर सकते हैं बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया टूल्स दो उन्हें, इक्विपमेंट्स दो, फर्टिलाइजर्स दो, फैसिलिटीज दो, ये सब उनको प्रोवाइड करो। प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे गवर्नमेंट उनको लोन प्रोवाइड कर रही है कम से कम रेट पे, जो उन्होंने प्रोड्यूस करा है उसके लिए उन्हें अच्छा सा प्राइस दे रही है, ताकि फार्मर्स यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आ रही है जिसमें फार्मर्स अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल्सो सॉइल और वाटर के कंजर्वेशन, उनको बचाकर भी हम ये कर सकते हैं, हम सॉइल को बचा सकते हैं इरोजन होने से, बह जाने से, वहां से खराब होने से, ड्रिप इरिगेशन जैसे टेक्निक का यूज करके। क्या होता है ये, मान लो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, आपने यहाँ पे अपनी फसल बो रखी है एंड आपने यहाँ पे टिप 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 आपने ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटीज लगा रखी है एंड टिप 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 करके हर एक क्रॉप के ऊपर पानी पहुंच रहा है, उसे हम बोलेंगे ड्रिप इरिगेशन। लेकिन आपने ट्यूबवेल खोल दिया और पानी ढेर से बहा दिया सारा, वो आपका होगा सरफेस इरिगेशन, सरफेस वाटर इरिगेशन। इसकी नीड नहीं है बिकॉज उससे पानी का वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो हमें नहीं करना है, तो हमें ऐसे कोई टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहते हैं, डिस्क्राइब हाउ एग्रीकल्चर इज डन इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में किस तरीके से एग्रीकल्चर होता है, हमें वो बताना है। अच्छा, इसके बारे में जिक्र हमारी बुक में भी हुआ है, जहां हमने एग्जांपल के थ्रू देखा था यूएसए वर्सेस इंडिया के बीच में क्या डिफरेंस था। तो कहते हैं यूएसए में बेसिकली क्या होता है, हाईली मैकेनाइज्ड फार्मिंग है। हमने देखा था कि यूएसए में क्या है, बहुत ज्यादा ही फार्मिंग के मेथड्स का इस्तेमाल करा गया है, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ड्रिल्स का, इरिगेशन के अलग अलग सिस्टम्स का, मतलब बेसिकली वहां पे टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करा हुआ है। दूसरी बात, वहां पे बहुत बड़े बड़े साइज के यहाँ पर फार्म से, हमने उसका भी जिक्र किया था एज कम्पेयर टू इंडिया, तो बहुत बड़े स्केल पे कमर्शियल लेवल पर वहां पर जो है फार्मिंग होती है। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जो कि जब आपने क्रॉप्स को प्रोड्यूस करा है तो आपने उनको सेलिंग पर्पस के लिए, बेचने के पर्पस के लिए आपने उसको एक्सपोर्ट, बेसिकली एक्सपोर्ट करने के पर्पस से आपने उसको प्रोडक्शन करा है। एंड थर्ड यहाँ पे होगा अलग अलग मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी सीड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, आपने साइंटिफिक तरीके से, आपने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपने प्रोडक्शन करा है, ताकि आपका प्रोडक्शन बहुत बड़ा हो सके। बड़े बड़े फार्म्स पे करा है, मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके करा है। एंड दिस वाज द डिफरेंस फ्रॉम द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। 7th क्वेश्चन देखो यहाँ पे आता है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। बच्चा भैया पार्लियामेंट के फंक्शंस आपको यहाँ पर बताने कि आखिर पार्लियामेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। अगेन 5 और 6 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है जी।
अब देखो पार्लियामेंट के फंक्शंस कौन कौन, उसके लिए पहले आपको आई होप ये चीज पता है पार्लियामेंट में कौन कौन होता है। पार्लियामेंट में आपको पता है एक होती है लोकसभा विद 543 मेंबर्स, एक जिसे हम बोलते हैं लोअर हाउस, एक आपकी होती है राज्यसभा विद 245 मेंबर्स जिसे हम बोलते हैं अपर हाउस। हालांकि पावर थोड़ी सी कम होती है इनके पास, स्पेशली इन द केस ऑफ मनी बिल। आई होप आपको ये याद होंगी चीजें। एंड लास्ट हमारे पास एक बॉडी होती है विच कॉल्ड प्रेसिडेंट, जो कि हमारा हम बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, वो हमारे होते हैं प्रेसिडेंट, जो कि अभी कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अच्छा, कहते हैं भैया इंडिया के इस पार्लियामेंट के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। देखो इस पार्लियामेंट के अंदर मैंने बोला है पार्लियामेंट इज बेसिकली कॉल्ड लेजिस्लेचर, एंड लेजिस्लेचर का मेन काम क्या होता है बच्चा, आपका लॉज को बनाना। तो फर्स्ट मेन फंक्शन यही होगा लॉ मेकिंग की। पार्लियामेंट जो है वो नए नए लॉज बनाती है, अमेंड भी करती है। अभी लास्ट क्लास में हमें डिस्कस करी ये चीजें, क्लास 5 या 6 की क्लास में ही, मतलब बेसिकली वन शॉट में भी डिस्कस किया है मैंने। अमेंड यानी कि कोई अगर लॉ कोई चेंज करना है या वही कोई लॉ हटाना है पूरी कंट्री के लिए, वो काम कौन करता है, आपका इंडिया का पार्लियामेंट करता है। गवर्नमेंट पे कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, हमारा पार्लियामेंट ही करता है। आपने देखा हुआ है कि लेजिस्लेचर किस तरीके से एग्जीक्यूटिव वगैरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चन आवर होता है, डिस्कशंस होती है, डिबेट्स होती है। ये सब मैंने आप लोगों को डिस्कशन कराया है बहुत अच्छे से, मेरे को अच्छे से याद है ये चीज। एंड लास्ट यहाँ पे आएगा हमारे पास फाइनेंशियल कंट्रोल के, जो पार्लियामेंट है वो जो बजट होता है ना, एनुअल बजट जो ये लोग लेकर आते हैं मिनिस्टर्स वगैरह, इसको अप्रूव कौन करता है, पार्लियामेंट में बैठे हुए, लेजिस्लेचर में बैठे हुए यानी कि एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही करते हैं, जो कि इन एग्जीक्यूटिव से यानी कि इन मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे एक पार्ट था इसका, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ लॉज आर मेड इन इंडिया। अब हमने हालांकि बहुत अच्छे से इसका पढ़ा हुआ था कि बिल किस तरीके से एक एक्ट बनता है, कैसे वो लॉ बनता है, तो हमने देखा था किस तरीके से इंडिया में लॉज बनाए जाते हैं। पहले एक बिल ड्राफ्ट होता है, अब उसका मैंने बता रखा था वो बिल चाहे तो प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है और चाहे तो वो बिल गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है। अगर वो प्राइवेट मेंबर बिल है यानी कि वो इन 543 एमपी प्लस 245 एमपी इनमें से किसी ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया होगा तो वो आपका होगा आपका प्राइवेट मेंबर बिल। लेकिन अगर जब जो इसमें से मिनिस्टर्स बने हुए हैं ना, हमने देखा हुआ मिनिस्टर्स कैसे बनता है, होप आपको पता होगा, है ना। इन सारे ही एमपीज में से जो पार्टी का लीडर होता है वो आपका बनता है प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम, और फिर वो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर बाकी अदर मेंबर्स में से कुछ कुछ को मिनिस्टर्स बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि क्वाम, जो कि आपके 70 से 80 होते हैं इन सब में से मिलाकर। ठीक है, इतने यहाँ पर होते हैं। तो ये जो मिनिस्टर्स हैं आपके, या अगर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा होगा तो उसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट बिल। ठीक है जी। अब कहते हैं ड्राफ्ट, तो वह एक बिल यहाँ पे आया, यहाँ पे शुरुआत हुई उसकी, जो कि कोई भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो रोड सेफ्टी पर है, चाहे वो गवर्नमेंट के वुमेन रिजर्वेशन पे, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। फिर यहाँ पे होगा क्या होगा, पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेज में उसका डिस्कशन होगा, उसका अप्रूवल यानी कि उस पर वोटिंग कराई जाएगी। ठीक है, लोकसभा में भी राज्यसभा में, चाहे वो बिल कहीं भी इंट्रोड्यूस हुआ हो, लेकिन वो दोनों ही हाउसेस में उसके लिए वोटिंग होगी। एंड फिर जब यहाँ पे दोनों हाउस मान जाएंगे, मेजोरिटी से पास हो जाएगा, उसके बाद जाएगा वो बच्चा प्रेसिडेंट के पास, उसके असेंट के लिए, उसके साइन के लिए, उसके अप्रूवल के लिए। जैसे ही यहाँ पर उसके पास जाएगा, उसको वो प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, वो लॉ जो होगा आपका, वो जो बिल होगा वो आपका क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा यानी कि एक्ट बन जाएगा। एंड दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे हमने देखा किस तरीके से फंक्शंस क्या है पार्लियामेंट के और किस तरीके से इंडिया में कोई कानून बनता है। अच्छा, नेक्स्ट में देखो आगे हम आएंगे आपके सेक्शन नंबर डी पे, सिर्फ 2 क्वेश्चन है यहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनालाइज करनी है आपको, ए पार्ट है इसका, एनालाइज करना है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विद एग्जांपल्स के साथ, कि पीआईएल क्या होता है, एग्जांपल्स के साथ आपको इसका एनालाइज करना है, इसको क्या आखिर ये क्या होता है। देखो पीआईएल का मतलब होता है, सिंपल सी भाषा है, मान लो एग्जांपल के रूप में समझो, मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, जिसने बहुत सारे लोगों को हायर कर रखा है अपने अंडर काम कराने के लिए। नाउ वो जो लोगों को सैलरी पे कर रहा है ना, वो कर रहा है वो दिन की 100 रुपए, बहुत कम सैलरी लोगों को पे हो रही है, उसके ऊपर भी उनको खाना नहीं मिल रहा है, वहां पे उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन करा जा रहा है, उनसे बहुत ओवर टाइम करा जाता है, यहाँ पे सब करा जाता है। लेकिन उन लोगों को करने के लिए काम चाहिए अपनी फैमिली को चलाने के लिए, तो वो लोग उस काम को कर रहे हैं बेचारे, कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे करा रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं क्योंकि उनको काम की जरूरत है। ये देखा एक थर्ड पर्सन ने, कोई यहाँ पे लॉयर गुजर रहा था, कोई भी यहाँ पे गुजर रही है मैम, उनको सर थे, उन्होंने जो है देखा, अच्छा ये चल रहा है यहाँ पे, ठीक है,
अब वो क्या करेंगे, वो कोर्ट में, अब देखो, अब उस जो वो बेचारा जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास तो इतनी ताकत नहीं है, ना उनके पास वो नॉलेज है, ना ही वो पहुंच है कि वो कोर्ट में पहुंच के इस चीज के खिलाफ केस डाल सके कि भाई ये जो है हमसे बहुत कम वेतन में काम करा रहे हैं। नहीं डाल सकता वो इंसान, क्यों डालेगा? और जो काम करा रहा है वो डालेगा ही नहीं, उसका फायदा हो रहा है। एक थर्ड पर्सन था जिसने जो गया और उसने कोर्ट में इसके खिलाफ एक केस डाल दी। इसे हम बोलते हैं पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हमने कोई लिटिगेशन करा है, हमने कोई केस करा है बेसिकली, उसे हमने बोला है PIL। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, केस कौन करता है? या तो जिसके ऊपर कोई चीज हुआ है, जिसकी चोरी हुई है, तो मान लो वो पर्सन केस करेगा। लेकिन यहाँ पे जो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वो लोग केस नहीं कर रहे हैं, उनके पास ताकत ही नहीं है बेचारों के पास इतनी। लेकिन जिस पर्सन का कोई रोल ही नहीं है इसमें, ना कॉन्ट्रैक्टर है ना लोग है, थर्ड पर्सन है, मान लो मैं हूं या आप है, कोई भी है, आपने देखा यहाँ पे कोई अत्याचार हो रहा है, अब वो लोग तो यहाँ पे केस कर नहीं पाएंगे, आप गए केस करने के लिए, उसे हम बोलेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि आपने पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई काम यहाँ पर करा है। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी है, वो एक पोस्ट कार्ड को, एक लेटर तक को PIL कंसिडर कर लेता है और इन पे बहुत जल्दी काम करा जाता है, बिकॉज इसमें जो अफेक्टेड पार्टी है वो ज्यादा अफेक्ट हो रही है वो, इसलिए यहाँ पे थर्ड पर्सन ने उसके ऊपर केस करा है जो उनको अफेक्ट कर रही है वो वाले पर्सन के खिलाफ। समझ में आपको ये वाली बात? बेसिकली वेलफेयर के लिए यहाँ पर एक करा जाता है। अब इसके फीचर्स क्या हुए? इजी एक्सेस टू जस्टिस, यहाँ पे आपको आराम से आपको न्याय इसमें जल्दी मिल जाता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर लेटर्स और पोस्ट कार्ड वगैरह को भी इसको PIL में कंसिडर कर लिया जाता है, बिकॉज वो लोग जो पुअर है, फाइल नहीं कर सकते हैं केस, उसको इसके थ्रू जस्टिस मिल सकता है। प्रोटेक्ट राइट ऑफ द वीकर सेक्शन, भाई जो वीकर सेक्शन है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो बेचारे वीक हैं, तो वो यहाँ पर सफर हो रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो उनके घिसा उनके आगे उसके लिए यहाँ पर कोई और यहाँ पे कर देता है। थर्ड यहाँ पे प्रमोट सोशल वेलफेयर, जाहिर सी बात है इसमें सोशल आप वेलफेयर यहाँ पे कर रहे हो ना, आप तो यहाँ पे इफेक्ट हो नहीं रहे हो, ना तो आपका कोई नुकसान हो रहा है ना आपको कोई फायदा हो रहा है इसके अंदर, तो आपको क्या जरूरत है किसी के पंजरे में पढ़ने की? लेकिन तब भी आप पढ़ रहे हो, आप किसी के, आप वेलफेयर के लिए, आप सोसाइटी के, आप लोगों के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए आप कोई यहाँ पे काम कर रहे हो, चाहे वो आपके हॉस्पिटल्स में कंडीशन को इम्प्रूव कराने की बात हो, जेल में हो, स्कूल्स में हो, या कोई पब्लिक सर्विस की बात करी गई हो। मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, जाहिर सी बात है इसमें गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पर कराता है कि भाई गवर्नमेंट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमको नहीं दिख रहा तुम्हारे यहाँ पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे वो यहाँ पे जवाबदेही बनती है इससे। अब देखो बेसिकली यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि बैन चाइल्ड लेबर इन हजार्डस इंडस्ट्रीज, इसके लिए भी एक PIL फाइल हुई थी, जब कुछ लोगों ने देखा था बेसिकली कि यहाँ पर कितनी बेकार इंडस्ट्री है, कितनी डेंजरस इंडस्ट्री है, माइनिंग वगैरह की हो गई है, कुछ भी हो गई, क्योंकि माइनिंग जब हम करते हैं ना, क्या होता है, जो पॉइजनस गैसेज है हम उसको इनहेल करते हैं, तो जब हम खोद रहे हैं, साथ साथ मान लो कभी भी ऊपर छत कोलैप्स हो गई, तो कुछ भी हो सकता है। उस हजार्डस इंडस्ट्री में, उस डेंजरस इंडस्ट्री में जब बच्चे काम करते हैं, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15, 16, इसको रोकने के लिए भी एक PIL फाइल हुई थी। इवन जेल्स में कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कि एक प्रिजनर्स के, एक कैदी के बेसिक अधिकारों की डिमांड करते हुए भी एक PIL ही फाइल हुई थी, जिन पे बहुत जल्दी काम करा गया था, क्योंकि यूजुअली गवर्नमेंट इन पे जल्दी काम करती है, क्योंकि बिकॉज वो पर्सन अपने आप के लिए केस नहीं कर रहा है सेल्फिश होकर, वो किसी और के लिए आपसे मांग रहा है कुछ, शायद वहां पे ज्यादा दिक्कत होगी तभी ऐसा वो कर रहा है। बी पार्ट यहाँ पे आएगा, देखो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि आपकी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो क्यों है, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट क्यों होनी चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे बतानी है। देखो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो कोर्ट्स है ना, यहाँ पर देखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है कि जो कोर्ट्स है वो बिल्कुल फ्री है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, उन्हें कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई कहीं मुझे हटाना दिया जाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट है कहीं वो मुझे हटाना दे मेरे इस डिसीजन के लिए, कि कई बार सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी डिसीजन लेना पड़ता है। जब मैंने कहा ना कि जुडिशरी काम क्या होता है, डिस्प्यूट सेट करना इंडिविजुअल्स के बीच और इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट के बीच, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी क्या पता कई बार कुछ करना होगा, तो ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो कुछ बोला और वो जज को ही हटा दिया जाए, बाद में सरकार हटाई दे उसको, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि वो कोई भी अपनी पावर का मिसयूज जो है वो ना कर सके, कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे ना कर सके, डेमोक्रेसी को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। अब क्योंकि भैया ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन ना हो, उसका प्रोटेक्शन करते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे जरूरी है। और यहाँ पे क्या हो, फेयर तरीके से, पार्शियल रूप ना हो, इम्पार्शियल रूप से हमें जस्टिस यानी कि न्याय प्रोवाइड हो सके, पॉलिटिशियन से, पुलिस से या गवर्नमेंट वगैरह से ये लोग ना डरे, और जजेस आराम से कुछ भी यहाँ पे डिसाइड
कर सके। पब्लिक का इंटरेस्ट जाहिर सी बात है तभी बनता है ट्रस्ट, अगर उसको लग रहा है कि भैया इसमें गवर्नमेंट के फेवर में आया है, ये जुडिशरी बेकार है, जज ही बेकार है, इनको तो खरीद लो। जैसे मैं बहुत खुलेआम बोलती हूँ, बहुत आराम से बोलती हूँ कि पुलिस बहुत ही करप्टेड डिपार्टमेंट है, मैं कहती हूँ और मैं हमेशा कहूंगी, बिकॉज मैंने दिल्ली की पुलिस बहुत बार देखी है, ये लोग बहुत करप्टेड है। ठीक है, तो बोलते हैं यहाँ पे तो ट्रस्ट तो नहीं है मेरा, तो कतई पुलिस पे मेरा ट्रस्ट है ही नहीं पुलिस पे, लेकिन जजेस के ऊपर अभी ट्रस्ट बना हुआ है, बिकॉज बहुत से काम इन लोगों ने सही से करे हैं, इसलिए यहाँ पर फेयर तरीके से, अनबाइस तरीके से, किसी का फेवर ना लेते हुए काम करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी का सेफ गार्ड कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को बचा कर रख रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए इसका इंडिपेंडेंट होना तो बहुत जरूरी है, ये देखने के लिए कि संविधान का पालन करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे आएगा सजेस्ट एनी 5 मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। पानी को बचाए रखने के लिए, पानी के कंजर्वेशन के लिए हमें 5 यहाँ पे तरीके बता रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, आपको पता है इसके अंदर होता है आपके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि जो यहाँ पर पानी जो बारिश के थ्रू आ रहा है आप उसको बचाओ, आप उसको इकट्ठा करो, आप उसको कलेक्ट करो, चाहे छत से आ रहा हो पानी, वो अब देखा छत के थ्रू पाइप कनेक्ट करते हैं नीचे के थ्रू, और यहाँ पे उस पानी को इकट्ठा कर रहे होते हैं ग्राउंड वाटर के रूप में, घर से नीचे यहाँ पे जगह बना रखी होती है, तो वो यहाँ पर करो। ड्रिप और इरिगेशन सिस्टम लगाओ, स्प्रिंकल वाले, जैसे मैंने बताया था ना, ड्रिप इरिगेशन, जहाँ पे आपने इस तरीके से, मान लो ये फसल आपकी लगी हुई है इस तरीके से यहाँ पे और आपने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम बैठा रखा है, पाइप बना रखा है, उसके थ्रू ड्रिप ड्रिप बूंद बूंद करके सब क्रॉप में पानी पहुंच जाता है, स्प्रिंकल के थ्रू, फव्वारे के थ्रू पानी पहुंच जाता है। रेदर देन आप ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने ट्यूबवेल खोल दिया, नल का फट से पानी बहा दिया पूरे खेत में। सरफेस वाटर इरिगेशन आप कर रहे हो कि पूरे सरफेस पे आपने पानी भर दिया है, पानी वेस्ट भी हो रहा है उससे, और क्रॉप को इतना पानी चाहिए भी नहीं, तो क्रॉप खराब भी हो सकती है, इसलिए आपको ड्रिप इरिगेशन जो है वो करना चाहिए। अगर कहीं पे कोई पाइप है, कोई टैप है, कुछ भी यहाँ पर अगर लीक हो रहा है, आप उसको फिक्स करो, आप पानी का रीयूज करो, उसको रिसाइकल करके आपको दोबारा उसको इस्तेमाल करो, और आप ट्रीज वगैरह लगाओ, फॉरेस्ट वगैरह की प्रोटेक्शन करो, उससे भी आप ये चीज कर सकते हैं। देखो सेक्शन नंबर ई यहाँ पे है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअल में होता है, जो कि आपका नया वाला है, आपकी क्लास में आने वाले हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको ये बताने हैं। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट। देखो यहाँ पे हम पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे एंड फिर आपके 4 दे रखे हैं, तो आपके चार पैराग्राफ में फिर हमें इनके आंसर्स वगैरह भी करने हैं। चलो, कहते हैं अर्ली 19th सेंचुरी में डिटेल्ड, अच्छे खासे मतलब बहुत डिटेल सर्वे होते थे बेसिकली पूरी की पूरी कंट्री में। गांव में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू सर्वे, यानी कि पैसों को रिलेटेड यहाँ पे थोड़े बहुत सर्वे होते थे। अब वो किस प्रकार के, ये जानने के लिए कि वहां की टोपोग्राफी कैसी है, वहां का लैंड कैसा है, वहां की सॉइल की क्वालिटी कैसी है, भाई फ्लोरा यानी कि फूल जो आपके प्लांट्स वगैरह है वो कैसे है, फोना यानी कि आपके एनिमल्स कैसे हैं वहां का इतिहास क्या है, वहां पे क्रॉप का पैटर्न क्या है, ये सब यहाँ पे देखने के लिए बेसिकली हमें उस रीजन में शासन कैसे करना है, ये सब देखना बहुत जरूरी होता था। कहते हैं 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते, यानी कि बेसिकली 1891, 1831, सॉरी 1871, 1881, 1891 इस तरीके से यहाँ पे सेंसस के ऑपरेशंस वगैरह वो होने लग गए थे हर 10 साल बाद। These prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India। अब सेंसस में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन का सेंसस कर रहे हैं, कि हम हर 10 साल बाद यहाँ पे हर घर जाएंगे, पूछेंगे यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, वो लोग क्या काम करते हैं, उनकी आयु क्या है, कौन सी कास्ट है, हम सब पूछेंगे। इससे हमको पता चलेगा उनकी कास्ट के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, उनके काम के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में करे रेवेन्यू सर्वे, फिर बाद में हमने करे सेंसस सर्वे। अब देखो कहते हैं यहाँ पे कुछ और प्रकार के सर्वेज भी होते हैं, बोटानिकल हो गया, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल है, एक्सेट्रा यहाँ पे दे रखे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेंशन एनी वन टाइप ऑफ सर्वे। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो, चाहे रेवेन्यू लिख दो, चाहे आर्कियोलॉजिकल लिख दो, चाहे आप एंथ्रोपोलॉजिकल लिख दो, चाहे फॉरेस्ट लिख दो, चाहे कुछ भी लिख दो। कहते हैं आफ्टर हाउ मेनी इयर्स वाज द सेंसस डिसाइडेड टू बी कंडक्टेड। मैंने क्या कहा, हर 10 साल बाद जो है सेंसस होता था। ठीक है जी, अभी वैसे लास्ट टाइम होना था 2021 में, बट ड्यू टू कोविड नहीं हो पाया था। फिर कहा गया था कि लास्ट जो हुआ है वो हुआ है 2011 में, इसलिए 10 साल बाद होना था, बट कोविड की वजह से नहीं हो पाया। अब कहा गया है कि 26 या 27 में होगा, नहीं हुआ तो 31 में तो हो ही जाएगा, ऐसी वाली बात अभी तय हुई है। कहते हैं व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडक्ट सर्वेज ऑफ डिफरेंट रीजन्स। आखिर जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे वो सर्वे वगैरह क्यों कराया करती थी, इतने सर्वे क्यों करने हुआ करते थे। जाहिर सी बात है
ब्रिटिशर्स को तो वैसे ही भैया बहुत डिटेल की इंफॉर्मेशन चाहिए हुआ करती थी, यहाँ के लैंड के बारे में, लैंड की फर्टिलिटी के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में, यहाँ पे रिसोर्सेज कौन कौन से, ताकि वो लोग आराम से एक्सप्लॉयटेशन कर सके, उसके लिए बहुत जरूरी था। और यहाँ पे एग्रीकल्चर कौन कौन से क्रॉप्स का हो रहा है सब कुछ जानने के लिए वो लोग बहुत अच्छे से बेसिकली सर्वे वगैरह वो लोग करा करते थे, ताकि उनके आगे उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग अपने टैक्सेस, अपने पॉलिसीज सब कुछ जो है वो लोग कंट्रोल कर सके, प्लान कर सके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आएगा, रीड द पैसेज एंड आपको आंसर करना है। यहाँ पे देखो क्या पॉइंट है, द टेक ऑफ पॉइंट फॉर डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज द डिजायर एंड अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। यानी कि जो मेन पॉइंट रहता है डेमोक्रेसी में वो रहता है कंसेंट का आइडिया, कि आप कंसेंट ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो नहीं पूछ रहे हो, बिकॉज डेमोक्रेसी है यानी कि लोगों का तंत्र है, तो लोगों से पूछकर जाहिर सी बात है वो काम होना चाहिए। उनका डिजायर, उनकी विश जानना कि वो क्या चाहते हैं, उनसे अप्रूवल लेना और लोगों का पार्टिसिपेशन कराना, ये डेमोक्रेसी का मेन पॉइंट आता है। कहते हैं इट इज द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कहते हैं ये लोगों का ही डिसीजन होता है जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाता है, और उनकी फंक्शन वो कैसे काम करेगी वो डिसाइड करते हैं। बेसिक आइडिया यहाँ पर जो बोला गया है, इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। बोल रही हूँ मैं कि डेमोक्रेसी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है सिटीजन, क्योंकि यहाँ पे उसी के चल रही है, लोगों का यहाँ पर तंत्र है। और कहते हैं एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव ट्रस्ट दिस सिटीजन। कहते हैं गवर्नमेंट को इन सिटीजन पे विश्वास भी करना होगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ही जरूरी है। आप जो कहते हैं भैया डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है क्या मतलब है डेमोक्रेसी का। एक ऐसे गवर्नमेंट की फॉर्म जहां पे जो लोग हैं वो अपने रूलर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, ताकि वो इन लोगों के लिए डिसीजंस ले सके। आपको पता है डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। एक होती है यहाँ पे डायरेक्ट, एक होती है हमारे पास यहाँ पे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे सब लोग बैठे हुए 18+ है और सब लोग, क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन है तो आराम से वो लोग खुद यहाँ पे डिसीजंस ले रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट यानी कि जहां पे लाखों करोड़ों पॉपुलेशन है तो वो सब लोग तो एक साथ बैठकर मिलकर डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, हर एक एरिया से, हमको पता है इंडिया को आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 5-6 में, आपको सब पढ़ा हुआ है, क्लास 7 में भी पढ़ा हुआ है, ब्रिज कोर्स में भी पढ़ा हुआ है, हर जगह पढ़ा हुआ है कि इंडिया को हम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि हम कुछ एरियाज में डिवाइड कर देते हैं। हर एक एरिया से हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपना एक पर्सन, एक कैंडिडेट को खड़ा करती है, और जो हम लोग जाते हैं वोट करने के लिए, हम किसी भी एक कैंडिडेट को वोट करके आते हैं, हम मानते हैं कि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। हम सब लोग मिलकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, इन सब में से किसी एक के पास सबसे ज्यादा वोट होंगे और वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा हमारे एक एरिया का। इस तरीके से सारे एरियाज में यहाँ पे लोग बाग इलेक्शन करके अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ताकि वो उनके बिहाफ पे कोई भी डिसीजन ले सके। सेकंड देखो यहाँ पे आएगा बेसिक आइडिया क्या था डेमोक्रेसी के पीछे, बता चुकी हूँ। बेसिक आइडिया क्या है कि सिटीजन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट मस्ट हैव द ट्रस्ट एंड अप्रूवल ऑफ द पीपल। और जो गवर्नमेंट आपने चुनी है उस गवर्नमेंट का लोगों पे ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि लोगों का गवर्नमेंट पे ट्रस्ट होना चाहिए, लोगों का अप्रूवल जो है वो गवर्नमेंट पे होना चाहिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आएगा, द आइडिया ऑफ कॉन्सेंसस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। आपको एक्सप्लेन करना है इस बात को, मैंने पहले ही बोला तो डेमोक्रेसी जब शुरू ही लोगों के कंसेंट से हो रही है, बिकॉज यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब ही है लोगों का तंत्र, तो जाहिर सी बात है ये स्टार्टिंग लाइन होगी यहाँ पे कि जो आइडिया ऑफ कॉन्सेंसस, कि उनका कॉन्सेंसस लेना, उनकी सहमति लेना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है डेमोक्रेसी का, बिकॉज चलनी एट द एंड उन्हीं की है, लोगों का तंत्र है, उनको पार्टिसिपेट करना है डिसीजन मेकिंग में, उनको डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे उनका होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मीनिंग जो गवर्नमेंट है वो तभी राज कर सकती है जब यहाँ पे लोग उसको अप्रूव करें। अगर लोग बाग उसको इलेक्ट ही नहीं करेंगे उस गवर्नमेंट को, तो राज ही कैसे करेगी। तो सिटीजन जो है वो क्या करते हैं, इलेक्शन से पार्टिसिपेट करते हैं, अपने लीडर्स को चूज करते हैं, और ये भी डिसाइड करते हैं कि आखिर गवर्नमेंट को काम कैसा करना चाहिए। अगर यहाँ पे लोगों का कॉन्सेंट नहीं होगा तो पहली बात यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी नहीं, और अगर बन गई तो हम डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे। जैसे कि हमने देखा है मोनार्की वगैरह में होता है, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है लेकिन वो लोगों के कॉन्सेंट से नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं मोनार्की, एक को हम बोलते हैं थियोक्रेसी। इस तरीके से अलग अलग गवर्नमेंट जो है वो होती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग आपके क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब यहाँ पे क्या करना है, एक और पैसेज आपको दिया हुआ है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज
विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बहुत जल्दी से दोबारा से बन जाए। सम ऑफ दिस, कुछ होते हैं जो कि अनलिमिटेड होते हैं एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, कि आप चाहे कुछ कर लो लेकिन ये तो खत्म हो ही नहीं सकते। एग्जांपल के लिए पानी का नाम नहीं लूंगी मैं, यहाँ पे नाम लूंगी सोलर एनर्जी का और विंड एनर्जी का, बिकॉज हवा तो डेली ही चलेगी, आप चाहे कुछ कर लो। सूरज जी डेली आएंगे, आप चाहे कुछ कर लो, तो हमारी एक्टिविटीज से वो चीज अफेक्ट नहीं हो रही है। अगर मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लू मैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, आपके फॉसिल फ्यूल्स है यानी कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, अगर आप इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये आपके जो है खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, आपकी किसी भी एक्टिविटी से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कह रहे हैं तुम भाड़ में जाओ येट, लेकिन फिर भी अगर आप केयरलेस तरीके से कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे, जैसे कि पानी का इस्तेमाल केयरलेस तरीके से करोगे, मिट्टी का इस्तेमाल, पेड़ों का इस्तेमाल, अगर आप लोग इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करोगे तो जाहिर सी बात है इसका स्टॉक पे इफेक्ट आ सकता है, ये कम हो सकते हैं। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि वाटर तो जो भैया एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, अनलिमिटेड, कि आप कितना इसका इस्तेमाल कर लो, लेकिन वो कौन सा है, सेलाइन वाटर है, तो यहाँ पे ज्यादा यूज आप फिर भी नहीं कर पाओगे इसका। लेकिन शॉर्टेज होना, कमी होना, और जो नेचुरल पानी के रिसोर्सेज हैं अगर वो सूख गए तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो वर्ल्ड के आज बहुत से पार्ट्स में फेस करने को मिल सकती है और मिलती भी है, जाहिर सी बात है। आप देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आखिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऐसे रिसोर्स जो कि रिन्यू हो जाए, रिप्लेनिश हो सके बहुत जल्दी से, नेचुरली और क्विकली। एग्जाम्पल देना भाई रिन्यूएबल का, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी लिख दो। कहते हैं वाटर जो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन फिर भी हम ये क्यों कहते हैं कि इसकी शॉर्टेज है बहुत से पार्ट्स में, बिकॉज हमें पता है कि शॉर्टेज यहाँ पर है, जैसे शॉर्टेज है यहाँ पर क्यों है, तो देखो पहली बात तो जो पानी हमारे पास बहुत सारा है, 97% जो पानी अवेलेबल है, वो सारा जो पानी कौन सा, 97.5% जो पानी है वो कौन सा है बता चुकी हूँ। आई होप स्टार्टिंग से लेकर अब तक गले में थोड़ी सी आपको महसूस हो गया कि गला मेरा बैठ चुका है, ठीक है, बिकॉज आज सुबह से कई चीज हो गई। आपके पास क्या है, वो आपका है सेलाइन वाटर, यानी कि नमक का पानी, तो उसका इस्तेमाल तो वैसे भी नहीं कर पाओगे इतना, इसलिए हम बोलते हैं कि भैया जो पानी की है वो शॉर्टेज है, बिकॉज बहुत सी जगह पे आपने पानी का ओवर यूज कर लिया है। आपने डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से जो मिट्टी ने पानी ऑब्जॉर्व करा हुआ था वो भी आपका जा चुका है। आपने पानी में पॉल्यूशन कर दिया, वाटर पॉल्यूशन कर दिया, आपने उसका केयरलेस यहाँ पे यूज करा है। इसलिए यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके नेचुरल सोर्स है बेसिकली, जहां से हमको पानी मिल रहा है अच्छा खासा, रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर का मतलब क्या होता है, जो जमीन के, आई एम सॉरी अगर बाहर से आवाज आ रही है तो, जो आपका ग्राउंड वाटर है, जो जमीन के नीचे जो पानी है, जिसका आप जब भी एग्रीकल्चर करते हो आप उसी का इस्तेमाल करते हो, उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो खत्म होते जा रहे हैं हमारे नेचुरल वाटर के जो रिसोर्सेज है, इसलिए वो दिक्कत हो रही है। एंड ना नेक्स्ट देखो हिस्ट्री का दिया हुआ, देखो एक हिस्ट्री का था, एक ज्योग्राफी का था, एक सिविक्स का था, एंड एक आपका यहाँ पे कह लो कि इकोनॉमिक्स का था, या एक अलग सबका मिक्स पैटर्न था। उस तरह से आपके 4 केस स्टडी यहाँ पे आ रखी है, आपके एग्जाम में भी इस तरीके से आ सकता है, बहुत चांसेस है, 4 नहीं आएंगे लेकिन हाँ 2 केस स्टडी आएंगी। और कहते हैं पैसेज पढ़ो और आंसर करो क्वेश्चंस का। इन 1600 में हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने बेसिकली एक चार्टर दिया था, उसको चार्टर मिला था इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, उनसे एक डॉक्यूमेंट मिला, एक चार्टर मिला, कि ऑर्डर मिला बेसिकली कि हाँ तुम लोग जाओ ईस्ट में और जाके खूब ट्रेड करो, ये कहा गया था। अच्छा, इसका मतलब ये भी था यहाँ पर कि तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, तुमसे कंपटीशन करने के लिए कोई और ट्रेडिंग ग्रुप हमारे इंग्लैंड से नहीं आएगा। लेकिन इंग्लैंड से नहीं आएगा ना, पर डच तो आ सकते हैं, पोर्तुगीज तो आ सकते हैं, डेन्स तो आ सकते हैं, फ्रेंच तो आ सकते हैं, ये सब आए भी थे। अच्छा, कहते हैं इस चार्टर से, इस ऑर्डर से क्या हुआ था कि कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन, कि भाई कंपनी जो है समुद्र पार करके जा सकती है, नए नए लैंड्स पे जाए आराम से, जहां से वो गुड्स खरीद के लाए बहुत सस्ते रेट पे, और दोबारा से उसको यूरोप में आके बहुत महंगे प्राइस पे उसको सेल करे। एक सेकंड में सही से आ रही हूँ, ठीक है, उसको सेल करें। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, की कंपनी को किसी और इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड की ट्रेडिंग कंपनी से डरने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे नहीं आएगी ना। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज यानी कि ऐसी कंपनीज, ऐसे ट्रेड करने वाली कंपनीज। नो व्हाट इज ट्रेड, पता है ना ये चीज का, यही भूल गई। ट्रेड यानी कि बाय एंड सेल करना, तो यानी कि गुड्स का ट्रेडिंग कंपनीज उस टाइम पर बहुत प्रॉफिट कमाती थी, क्योंकि उनके पास उनका कंपटीशन वगैरह कोई नहीं था, तो वो आराम से सस्ते में खरीदती थी और बहुत महंगे में
दोस्ती थी। ठीक है जी। ओके, आप देखो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे होगा, हु ग्रांटेड द ट्रेड चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने ग्रांट किया भैया, इंग्लिश की क्वीन ने। कौन सी नाम है उनका, क्वीन एलिजाबेथ वन ने। ठीक है जी, यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे आएगा, थ्रू द ट्रेड चार्टर ओवर विच रीजन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी गेट मोनोपोली ऑफ ट्रेड। कि हमने कहा ना कि उनके बाद उनका कंपटीशन देने के लिए वहां पे कोई नहीं आएगा, तो उसको हम बोलते हैं मोनोपोली, जहां पे सिर्फ आपके पास अधिकार है वो काम करने का, कोई और नहीं आएगा वो करने के लिए। तो कहा इस चार्टर के थ्रू हमने कहा ना कि उनको मना करा कि कोई और नहीं आएगा। तो किस रीजन में नहीं आएंगे वो, तो बेसिकली वो था एशिया, जो एशिया वाले रीजन है, साउथ एशिया वाले, खासकर एशिया के रीजन, वहां पर जो है कोई भी नहीं आएगा आपके साथ कंपटीशन करने के लिए इंग्लिश के, इंग्लैंड से। कहते हैं थर्ड पॉइंट है, व्हाट बेनिफिट्स डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी गेट फ्रॉम द ट्रेड चार्टर इन कंडक्टेड ट्रेड। आखिर उसको क्या बेनिफिट मिला वहां से ट्रेड करने में। जाहिर सी बात है इस चार्टर के थ्रू उनको ये मिला था कोई भी इंग्लिश की जो कंपनी होगी वो यहाँ पे नहीं आएगी, तो आराम से वो नए नए लैंड्स पे जाकर सस्ते में सामान खरीद के उसको यूरोप में वापस आके महंगे बेचकर बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। समझ में आया जी। अभी खत्म नहीं हुई है, डोंट वरी। लास्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, सेक्शन नंबर एफ आएगा आपका, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चन। वो यहाँ पे कर रखा है इसलिए आपको ऊपर नहीं दिखा, मतलब वहां पे बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन वाला पार्ट था वो खत्म हो गया था। अब देखो यहाँ पे मैप की बात करूं, फर्स्ट यहाँ पे एक आपका सूरत, एक आपका हैदराबाद। अब देखो सूरत को आपको मैप में कोट करना है कि आखिर वो कहाँ पे था। देखो मैप सूरत इज इन गुजरात, गुजरात में नीचे आप जाओगे यहाँ पे समवेयर आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका सूरत। अच्छा, उसका जो बी पार्ट है वो हमारा था हैदराबाद, फिर है बक्सर, तो बी यहाँ पे हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, ये आपका यहाँ पे कौन सा है, गुजरात है। ये तेलंगाना के अंदर नीचे की तरफ आएगा, ये आपका है हैदराबाद। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, इसके बाद वो आपका है बक्सर। बक्सर जो बेसिकली आपको बिहार के अंदर आता है, तो बक्सर आप यहाँ पे कोट करोगे बिहार के अंदर, यहाँ पे यूपी से हल्का दूर है वो, इस तरीके से वो आता है। डी आपका यहाँ पे लखनऊ, क्या है, लखनऊ। तो लखनऊ आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, यूपी की कैपिटल भी तो है ना, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आएगा ई पार्ट, कौन सा है, ये वाला है, ये आपका है, आपका आई थिंक मुंबई था, मुंबई से नीचे आपकी देयर इज अ प्लेस कॉल्ड पुणे। यस, आपका था पुणे, यानी कि पुणे, वो यहाँ पे दिखा रखा था आपका, वो यहाँ पे मुंबई से बिल्कुल नीचे मिल जाएगा आपको पुणे। एंड लास्ट यहाँ पे आपके पास आएगा चेन्नई, जो कि आपकी तमिलनाडु की कैपिटल भी है, तो वो आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसे हम पहले मद्रास कहते थे, इसलिए यहाँ पर वो नाम यहाँ पर लिखा हुआ था। समझ में आ गया जी। एंड दैट वाज होल ऑफ योर बेसिकली सैंपल पेपर, आपका प्रैक्टिस पेपर, जो कि नाम का कहने को मिड टर्म है, लेकिन उसमें सारे ये चैप्टर से क्वेश्चंस वगैरह पूछ रखे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का डाउनलोड करा हुआ क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन भी लिखा हुआ है। समझ में आ गया जी। आई रियली वॉन्ट टू नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को सैंपल पेपर प्रोवाइड कराया है, कोई प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कराया है, इस तरीके के आंसर्स वगैरह मैं साथ में आप लोगों को दिए हैं। तो रियली वॉन्ट टू नो कि आपको ये वाला एफर्ट कैसा लगा, इस तरीके की वीडियोस मुझे और लानी चाहिए या अच्छा नहीं था या कैसा था, जो भी आपको लगा, आपको पता है, बिल्कुल ऑनेस्टली मैं आप लोगों से आपके आंसर्स जानती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को प्लीज मुझे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में वो जरूर बताना, और अपने एग्जाम से पहले आप लोग ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है जी। एंड थैंक यू सो मच बच्चा, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है जी, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। अगर अच्छा हाँ, अगर आप लोग उसका पीडीएफ चाहिए, आप लोगों को पता है टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल दिया, आप लोग वहां जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।